हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। तो बाकी के क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर मैंने परसों कराया था उसका बाकी का पार्ट, बाकी के क्वेश्चन ये आज कराने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, रीजन असर्शन वाला है। असर्शन दिया हुआ है बेटा, ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर ट्रांसड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर ट्रांसड्यूसर्स, यानी ग्रीन प्लांट्स को ट्रांसड्यूसर्स कहा जाता है। ये बेटा ट्रू है, आपका इसमें जो असर्शन है वो ट्रू है। इनको ट्रांसड्यूसर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सन्स एनर्जी को ट्रैप करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं इनटू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, इसलिए उनको ट्रांसड्यूसर्स कहा जाता है बेटा। तो ये असर्शन भी ट्रू है और ये रीजन दिया हुआ है इसका, प्रोड्यूसर्स ट्रैप रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन एंड दे चेंज इट इनटू केमिकल एनर्जी। तो बेटा ये दोनों करेक्ट हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए नंबर करेक्ट है। समझ में आया बेटा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो हो ही गया। अब क्वेश्चन है अगला 21। क्वेश्चन नंबर है 21 आपका, व्हाट आर ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट आर ग्लैंड्स। ग्लैंड्स, नेम द टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। यानी ग्लैंड्स किनको कहा जाता है और दो तरह की जो ग्लैंड्स होती हैं उनका टाइप बताना है। दो टाइप की ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं? तो बेटा इसका आंसर नंबर 21 है आपका, व्हाट आर ग्लैंड्स। ग्लैंड्स किसको कहा जाता है? बेटा हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई भी सेल हो सकती है या टिश्यू हो सकता है या वो और पूरा ऑर्गेन हो सकता है। अगर वो कोई कुछ विशेष प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करे, क्या करे बेटा? केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करे और हमारे बॉडी में उसका बेटा यूज हो। फॉर एग्जांपल जैसे हार्मोन्स हैं और डाइजेस्टिव जूसेस हैं, इनको रिलीज करने वाले टिश्यू या सेल या कंप्लीट ऑर्गेन को ग्लैंड कहा जाता है बेटा। समझ में आया? तो लिख लीजिए इसको, ग्लैंड्स। ग्लैंड किसको कहा जाता है? ए सेल हो सकती है, टिश्यू हो सकता है और एन ऑर्गेन इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म में सेल हो सकती है, टिश्यू हो सकता है या पूरा ऑर्गेन हो सकता है। इन एन ऑर्गेनिज्म which release some chemical substances which are used in its body is called a gland। उसको बेटा ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लैंड कहा जाता है। अब बेटा ग्लैंड दो टाइप की होती है। कौन कौन सी टाइप्स होते हैं बेटा? दो हो गए। पहला टाइप हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे टाइप की होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है ना?
बस इस क्वेश्चन में सिर्फ नाम नाम लिखना है, इनका डेफिनेशन नहीं लिखना, ठीक है ना। जितना बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स में जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें, फालतू जवाब देने के नंबर बढ़ने वाले नहीं हैं और उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो जितना पूछा गया है उतना ही लिखें, फालतू ना लिखें। देखो इसमें क्लियर दे रखा है, व्हाट आर ग्लैंड्स, डेफिनेशन लिख दीजिए। उसके बाद नेम द 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, 2 टाइप्स की जो ग्लैंड्स होती हैं सिर्फ उनका नाम देना है, एक्सप्लेन नहीं करना है या इनकी डेफिनेशन नहीं देनी है। तो सिर्फ नाम लिखा है, नेम द 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, तो सिर्फ और सिर्फ नाम लिख देना है। तो नाम क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। 2 तरह की हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं। अगर इनके बारे में आप जानना चाहें तो बता देता हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही हार्मोन्स को या जो भी केमिकल सब्सटेंसेज हैं हमारी बॉडी के अंदर ही डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में वो रिलीज करती हैं। ऐसी ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है बेटा। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो जिनमें डक्ट होती हैं, जिनमें नलियां होती हैं, जिनकी मदद से वो जो केमिकल सब्सटेंस है, हार्मोन्स हैं या अन्य चीज़ें हैं, वो हमारे बॉडी सरफेस पर रिलीज करती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाती हैं जैसे स्वीट ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव जूसेज वाली ग्लैंड्स हैं, एंड तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाएंगे। और एंडोक्राइन ग्लैंड में आती हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। ये केमिकल्स को बेटा सीधे सीधे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती है। इनमें डक्ट नहीं होती हैं और इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है बेटा। समझ में आया? अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए बेटा। ये मिटा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 का आंसर भी मिटा देता हूँ, ठीक है बेटा। और ये क्वेश्चन भी मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड mention the essential condition for the reaction and state the change in physical property with the formation of the product। एक इसमें और में दूसरा क्वेश्चन और दिया हुआ है, list any 2 tests for experimentally distinguishing between an alcohol and a carboxylic acid and describe how these tests are performed। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन के प्रोडक्ट्स बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन क्या प्रोसेस होती है उसको एक्सप्लेन करना है विद एन एग्जाम्पल, ठीक है ना। और मेंशन द एसेंशियल कंडीशन फॉर द रिएक्शन। अब रिएक्शन के लिए जो आवश्यक कंडीशन होती है वो बतानी है। एंड स्टेट द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट जब बनता है हाइड्रोजनेशन से तो उसकी फिजिकल कंडीशन, फिजिकल स्टेट्स में क्या चेंजेस आते हैं वो भी बताना है। तो बेटा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका और 3 क्वेश्चन का ही इसमें आंसर देना है। तो आंसर नंबर बेटा आपका 22 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन एक वो प्रोसेस है, वो केमिकल प्रोसेस है जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होता है, एडिशन रिएक्शन होती है हाइड्रोजन की, ठीक है ना, जिससे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। जैसे
हाइड्रोजनेशन is the process या केमिकल प्रोसेस कहें तो ज़्यादा बेटर है, इज द केमिकल प्रोसेस in which an unsaturated hydrocarbon is converted into saturated hydrocarbon by the addition of हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन रिएक्शन हो जाती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और वो जिससे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी ये एथीन गैस है, एथीन है। अगर इसमें हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो इसकी कंडीशन होती है, हीट करा जाता है और एक कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट जैसे कि निकिल है या क्रोमियम है। निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है CH3, ये बन जाएगा एथेन बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा बेटा, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में ये बता देते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, ठीक है ना। और हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स तुम्हारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऑयल्स तुम्हारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिससे कि क्या होता है, हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो उससे क्या बनता है, वेजिटेबल घी बनता है। वेजिटेबल ऑयल्स से वेजिटेबल घी बनाने की प्रोसेस है, तो ये एग्जाम्पल है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ प्रीपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी, यानी जब वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट एंड हीट किया जाता है, तो वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट हो जाता है वेजिटेबल घी में, और वेजिटेबल घी तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है और वेजिटेबल ऑयल्स हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, मेंशन द एसेंशियल कंडीशन फॉर द रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है, एसेंशियल कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट एंड हीटिंग, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, कंडीशन, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ Ni कैटलिस्ट, निकिल कैटलिस्ट मौजूद होना चाहिए, एंड हीट करा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी कंडीशन है, एंड स्टेट द चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंज हो जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड टू वो लिक्विड टू सॉलिड हो जाता है, यानी चेंज क्या आता है इसमें,
चेंज आता है बेटा लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है ठंडा करने पर। नॉर्मल टेम्परेचर पर जो इसकी लिक्विड फॉर्म है तो वो सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है। जैसे ऑयल्स हमारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं एंड वेजिटेबल घी आपका सॉलिड फॉर्म में होता है जब हाइड्रोजनेशन हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या चेंज होता है? डेंसिटी चेंज हो जाती है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और क्या हो जाएगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो नोट कर लें। हाँ बच्चों देखें, ये 22 क्वेश्चन नंबर का सेकंड और में दिया था, लिस्ट एनी टू टेस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटली डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा। तो हमें वो टेस्ट बताने हैं जो एक एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में अंतर बताते हैं। वैसे देखने पर तो पता नहीं चलता कि किस टेस्ट ट्यूब में हमारा एल्कोहल है और किस में कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम एक्सपेरिमेंटली कैसे हम अंतर पता करेंगे कि कौन सा जो सैंपल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और कौन सा सैंपल जो है वो एल्कोहल है। तो इसके लिए बेटा दो टेस्ट होते हैं, एक तो लिटमस टेस्ट होता है, ठीक है ना। लिटमस टेस्ट में ऐसा करते हैं, एक लिटमस पेपर लेते हैं, टेक ड्राई लिटमस पेपर, ठीक है ना। कलर होना चाहिए, कलर होना चाहिए ब्लू, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है ना बेटा, ब्लू लिटमस पेपर। और उसको क्या करेंगे, दोनों में डिप करेंगे एंड डिप इन बोथ सैंपल्स। अब यदि ब्लू लिटमस पेपर आपका रेड हो जाता है, हल्का सा रेड हो जाता है, तो वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर कोई कलर चेंज नहीं होता है तो आपका एल्कोहल है, ठीक है ना। दोनों सैंपल में डिप करेंगे, डिप इन बोथ सैंपल्स इफ द कलर चेंजेज टू रेड। अगर ब्लू लिटमस आपका रेड हो जाता है देन द सैंपल इज कार्बोक्सिलिक एसिड and otherwise it is an alcohol, it is an alcohol। अगर कोई कलर चेंज नहीं होता है तो वो एल्कोहल का सैंपल होगा। अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सैंपल होगा, ठीक है। और दूसरा टेस्ट है इसका, सेकंड टेस्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? दूसरा टेस्ट इसमें होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, जिससे हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो दूसरा टेस्ट होता है तुम्हारा सेकंड नंबर का टेस्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है,
थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सैंपल लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं उसमें से, और सैंपल में अगर मिलाते हैं, ठीक है ना, दोनों एक एक करके 1 बाई 1 सैंपल में अगर हम मिलाएंगे, थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट में थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेकर के उसमें सैंपल में ऐड करेंगे, तो यदि ब्रिक फ्रेवेंस यानी सनसनाहट के साथ कोई कलरलेस गैस निकलती है, ठीक है ना, जो कि इंडिकेट करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिसमें, तो वो सैंपल आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। समझ में आया? ध्यान दीजिए, अगर ब्रिक इफरवेंस के साथ यानी सनसनाहट के साथ जो गैस निकलती है, कलरलेस गैस निकलती है जिस सैंपल में, वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऐसा नहीं होता है तो बेटा वो एल्कोहल होता है, ठीक है ना। टेकिंग ए पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, एंड ऐड इट टू द सैंपल्स 1 by 1, ठीक है ना। इफ गैस प्रोड्यूसेज ये कलरलेस गैस, कौन सी गैस? कलरलेस। इफ अ कलरलेस गैस प्रोड्यूसेज विद ब्रिस्क इफरवेंस, ठीक है ना, यदि ब्रिस्क इफरवेंस यानी सनसनाहट के साथ उसमें एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है, देन दैट सैंपल इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा। ये टेस्ट है, नोट कर लें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 23, ए फूड वेव इज गिवन बिलो, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है ना। ये फिगर दिया हुआ है फूड वेव का, तो इसमें ये फॉक्सेस है, ये माइस है, ये रैबिट है, ये तुम्हारा प्रोड्यूसर्स हैं, सीड्स, यंग ट्रीज एंड ग्रास, ठीक है ना। तो और ये है फ्लीस, यानी इसमें ये है फॉक्सेज फीड ऑन रैबिट्स एंड माइस, यानी फॉक्सेज लोमड़ी किसको खाती है? खरगोश को, और वगैरह है जो कि खरगोश को खा जाते हैं, फ्लीज, ठीक है ना। और इसमें ग्रीन ग्रास है, यंग ट्रीज हैं एंड सीड्स हैं जो कि रैबिट्स फीड ऑन इन पर करते हैं। तो इस फूड वेब में बेटा ये तुम्हारे प्राइमरी कंज्यूमर हुए और ये सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड वेब। फूड वेब में हमें प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स बेटा वे कहलाते हैं जो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। अपने फूड के लिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन पर डिपेंड रहते हैं, वो कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। जैसे कि माइस और रैबिट हैं तुम्हारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। देखो माइस और रैबिट इन पर ग्रास, यंग ट्रीज एंड सीड्स पर फीड ऑन होते हैं, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हो जाएगा उसमें तुम्हारा माइस एंड रैबिट्स, ठीक है बेटा, माइस एंड रैबिट्स। सेकंड का आंसर है इफ ऑल द फॉक्सेज आर किल्ड ड्यू टू सम डिजीज, ड्यू टू ए डिजीज, व्हाट विल योर ऑब्जर्वेशन अबाउट फूड वेब विल बी, यानी फूड वेब क्या होगा अगर किसी भी तरह से, किसी भी डिजीज से तुम्हारा फॉक्सेज को
मर जाए, फॉक्सेज किसी बीमारी से मर जाएं तो फूड वेब किस तरह की होगी। तो बेटा फूड वेब में देखो इम्बैलेंस आ जाएगा। कैसे? फॉक्सेज तुम्हारा रैबिट और माइस पर फीड ऑन रहते हैं, तो अगर फॉक्सेज किसी भी डिजीज से सभी मर जाएंगे तो बेटा क्या होगा, रैबिट्स और माइस की संख्या बढ़ने लगेगी। संख्या बढ़ने लगेगी तो फिर घास वगैरह, यंग ट्रीज ये कम होने लगेंगे, तो इकोसिस्टम बेटा बिगड़ जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा। तो अंत में ये माइस और रैबिट्स भी मर जाएंगे, क्योंकि घास ये इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो घास भी, यंग ट्रीज भी ये नहीं रहेंगे तो फिर ये अंत में ये भी मरने लगेंगे, तो ये फ्लीज ये भी ख़त्म हो जाएंगे। यानी पूरा इकोसिस्टम इस तरह से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ये बहुत ज़रूरी है। तो समझ में आया? आंसर दे दोगे बेटा? ओके। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। किससे? कॉन्वेक्स मिरर से कोई ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर रखा है और कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो इमेज की पोजीशन बतानी है और नेचर। तो नेचर तो कॉन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी एंड डिमिनिश्ड बनेगी। नेचर क्या होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा। तो पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन में न्यूमेरिकल है ये। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो u बराबर दिया हुआ है बेटा -10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है तो इसलिए प्लस में फोकल लेंथ ली जाएगी। ठीक है ना। तो बाई मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। मिरर फॉर्मूला बेटा क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है ना, ये है मिरर फॉर्मूला। तो 1/v क्या है? इमेज डिस्टेंस प्लस 1/u क्या है? -10। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस तरह से 1/v आ जाएगा। 1/में -10 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 1/में 15 प्लस 1/में 10। ठीक है बेटा, ये जो -10 है वो ट्रांसफ़र करेंगे तो आगे राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा। तो 1/में b आ गया, एलसीएम आ गया 30, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2 प्लस 10 3 जा 33। तो 1/में v आ गया आपका 5/में 30, जो कि 5 से 6 बार कटा। तो इस तरह से v बराबर आ गया +6 सेंटीमीटर। +6 सेंटीमीटर का मतलब है कॉन्वेक्स मिरर के पीछे इमेज बनेगी और प्लस में है v तो बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। नेचर हो जाएगा। ये है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन क्या है? बिहाइंड द मिरर एट 6 सेंटीमीटर। तो नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा, नेचर होगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट और साइज होगा बेटा डिमिनिश्ड बनेगी इमेज। कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ठीक है बच्चों, नोट कर लें ये, फिर ये मिटा देता हूँ। नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, ये मिटा देता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है आपका 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 24 में और वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, और वाला। ठीक है ना, ये 24 में एन ऑप्टिकल कंपोनेंट क्या दिया हुआ है? एन ऑप्टिकल कंपोनेंट यानी कॉनकेव मिरर है ये और ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो एन ऑप्टिकल कंपोनेंट एंड एन ऑब्जेक्ट एस इज प्लेस्ड अलोंग इट्स ऑप्टिक एक्सिस।
ऑप्टिक एक्सिस या कहें प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कंपोनेंट कैन बी वेरी, यानी ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट यानी मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे इसको ऑब्जर्व करना है इन दोनों इमेजेस को और इनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहली इमेज ये है, उसके लिए पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्या है, व्हाट टाइप्स ऑफ इमेज कैन बी फॉर्म्ड इन द एबव डायग्राम, यानी इस डायग्राम में कितने प्रकार की इमेजेज बन सकती हैं। तो इसमें ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर बेटा दोनों तरह की इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर दोनों टाइप की इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड भी बनाता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनाता है। रियल एंड इन्वर्टेड ये दो टाइप की इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इनलार्ज भी बनाता है एंड रियल एंड इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज भी बनाता है। ये कॉनकेव मिरर है, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। और ये है तुम्हारा डाइवर्जिंग मिरर यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, ये सिर्फ एक ही तरह की इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है बेटा। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा फर्स्ट का आंसर है व्हाट टाइप्स ऑफ इमेज कैन बी फॉर्म्ड इन द एबव डायग्राम। तो रियल एंड इन्वर्टेड और रियल एंड इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड इनलार्ज्ड। और तीसरी टाइप की इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये इनलार्ज ही होती है। कैसी होती है, इनलार्ज्ड। ठीक है ना, तो कॉनकेव मिरर तीन प्रकार की इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड डिमिनिश्ड कब बनाएगा, जब 2f से बाहर ऑब्जेक्ट रखा होगा। कहाँ रखा होगा ऑब्जेक्ट, 2f से बाहर रखा होगा, तो ये इमेज बनाएगा रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। और यही वाला यानी कॉनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इनलार्ज इमेज भी बनाएगा, लेकिन कब, जब इसमें जो ऑब्जेक्ट है f और 2f के बीच रखा जाएगा, तो उस समय कैसी इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड एंड इनलार्ज बनाएगा। और जब ऑब्जेक्ट को f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा जाएगा, तो ये इमेज बनाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा और इनलार्ज बनाएगा। ठीक है ना, अब ये सेकंड का आंसर है। सेकंड क्या कहता है, व्हाट टाइप्स ऑफ इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड इन द एबव डायग्राम, यानी इस वाले डायग्राम में कितने तरह की इमेज बन सकती हैं यदि हम इस डिस्टेंस को वेरी करें, चेंज करें। तो इस डिस्टेंस के चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ इमेज का साइज का फ़र्क पड़ता है, लेकिन रहता डिमिनिश्ड ही है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, एक ही प्रकार की इमेज बनाता है फॉर ऑल पोजीशंस, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है ना, तो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड image is formed for all positions। ठीक है ना, इसमें सभी एस ऑब्जेक्ट की सभी पोजीशन के लिए कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है ना, नोट कर लें बेटा।
और तीसरा क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस। तो बेटा इस पर फोकस पर रख करके बताते हैं रे डायग्राम। क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये इसका फोकस है और फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लीजिए और वो कहाँ से होकर के जाएगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस से लेंगे तो कहाँ से होकर के जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। और पोल पर ले लीजिए एक रे, पोल पर फॉल करा दीजिए और ये बराबर एंगल बनाते हुए निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये आई हो गया और ये आर हो गया, ठीक है। तो ये वाली रे इस वाली रे के पैरेलल होगी और इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर। इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। कहाँ पर इमेज बनती है, इनफाइनाइट पर इमेज बनती है और काफ़ी बड़ी बनती है, इनलार्ज इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड और इनलार्ज इमेज बनती है। ठीक है बच्चों, तो बेटा आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट डे सेम टाइम।